Hello students, today we will be learning about EEZ concept, that is exclusive economic zone concept. बेटा ये कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी कंट्री है, ठीक है, कोई भी कोस्टल कंट्री है। कोस्टल कंट्री क्या होता है बेटा, कि जो अपना बॉर्डर किसी भी समुंदर, सी, ओशियन के साथ शेयर करती है, उसको हम बोलते हैं कोस्टल कंट्री। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बेसिकली क्या कहता है कि कोई भी कोस्टल कंट्री है, वो अपने कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है। ठीक है, वो 200 नॉटिकल माइल्स तक वहाँ पे फिशरी कर सकती है, वहाँ कोई नेचुरल गैस निकल रही है उसको यूज़ कर सकती है, या फिर कोई और रिसोर्सेज को फ्रीली अपने मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर सकती है। जैसे आपने सुने ना पाम जुमेरा दुबई में, ठीक है, वो उसके समुंदर में ही बना हुआ है। ठीक है, उसने अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंक्रीज करने के लिए वो एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया हुआ है ना। तो जो ये कंसेप्ट है, ये बेसिकली यही कहता है कि आप कोई भी कोस्टल कंट्री है, वो अपने 200 नॉटिकल माइल्स तक सभी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो आप ये बोल सकते हो, EZ वो एरिया समुंदर के हैं जो 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री की कोस्ट लाइन से स्टार्ट होकर आते हैं, जहाँ पर कोई भी कंट्री के राइट्स रिजर्व रहते हैं। ठीक है, अब जो ये EEZ का कंसेप्ट है, इट इज़ closely regulated by a convention which is UNCLOS. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये UNCLOS ना क्लोजली इस कंसेप्ट को रेगुलेट करता है, कोई भी डिस्प्यूट हो उसको सुनता है और उसको सॉल्व करता है। ठीक है, इस UNCLOS में ना 133 कंट्रीज ने अप्रूव किया हुआ है, इस ट्रीटी के ऊपर साइन किया हुआ है, लेकिन अभी भी ना बहुत सारी प्रोमिनेंट कंट्रीज है जो इस कंसेप्ट के स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट हैं। जैसे अगर हम बात करें कनाडा, इसराइल, टर्की, USA, ये सभी कंट्रीज अभी भी इस कंसेप्ट के अगेंस्ट हैं कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड और एथिकल कंसेप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेटा ये कंसेप्ट की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। 1950 में बहुत सारी कंट्रीज ने ना एक साथ मिलके ये बोला था 6 से 12 नॉटिकल माइल्स तक कोस्ट लाइन से रिसोर्सेज कोई भी कंट्री यूज़ कर सकती है। ठीक है, लेकिन बाद में इन 1970 उस 12 से बढ़ाकर इसको 200 नॉटिकल माइल्स तक कर दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स होने लगे इंटरनेशनली कि कोई कंट्री, दो कंट्रीज़ जो सेम कोस्टल लाइन शेयर करती है, उनके बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई। फिर इन 1994 उन डिस्प्यूट्स को सुनने के लिए UNCLOS का गठन हुआ। ठीक है, अब हम बार बार बोल रहे हैं बेटा UNCLOS UNCLOS, तो ये एक्चुअली में क्या है। ठीक है, ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो डिसाइड करता है, जिसने डिसाइड किया कि कंट्री की कोस्ट लाइन, जो कोस्टल कंट्री है, वो स्पेशल राइट रखती है फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ मेरीन रिसोर्सेज। ऑल्दो जो ये वाटर सरफेस है, ये वाटर बॉडीज़ हैं, ये एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ही रहेंगी। ठीक है, यानी ये राइट्स तो दे रहा है लेकिन उसको इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंडर ही रख रहा है। ठीक है, और ना ये जो UNCLOS है, ये काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स को सुनता है और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने एक डिस्प्यूट बहुत कॉमनली न्यूज़ में सुना होगा कि नॉर्वे एंड रशिया के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, ये दोनों ना अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ना सेम ओवरलैपिंग EEZ जोन अपने अंडर रखते हैं। ठीक है, और वो आता है बेटा एक आर्कीपिलागो होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्वेलबर्ड आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो क्या होता है, जो लार्वा के इरप्शन के बाद लार्वा जम जाता है ना, उससे जो आइलैंड बन जाता है उसको आर्कीपिलागो बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बेसिकली क्या कहता है कि जो स्वेलबर्ड आर्कीपिलागो है ना, वो नॉर्वे कहता है मेरे अंडर आएगा, रशिया बोलता है मेरे अंदर आएगा। और आर्कीपिलागो है तो इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी यूनिक पाएगी, तो यानी रिसोर्सेज बहुत रिच पाए होंगे इसके अंदर, तो इसके बीच में ये डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, और तो ऐसे भी काफ़ी ये डिस्प्यूट ऑल्दो अभी तक ना अनसॉल्व्ड है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हैं जो अभी भी UNCLOS एड्रेस नहीं कर पाया है। ठीक है, अब अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें कि इंडिया में क्या स्टेटस है, ठीक है, EEZ का, तो इंडिया में ना नेशनल पॉलिसी ऑन फिशरीज बना था इन 2017 में। ठीक है, 2017 में नेशनल पॉलिसी ऑन फिशरीज बना था, जो इंडिया के EEZ की हेल्थ और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये वो पॉलिसी है जो ये बोलती है कि जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, जो समुद्र का एरिया है, उसको हमने कैसे हेल्दी रखना है,
कैसे उसकी इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है, बाय द सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। बेटा सस्टेनेबल टर्म ना आप बहुत बार सुनते हो, सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल का बेसिकली मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि आज की भी हमारी नीड सारी मीट हो जाए और फ्यूचर के लिए भी हमारे रिसोर्सेज बच जाएं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन फिशरीज है वो चाहती है कि इंडिया के का ये EEZ का जोन कुछ इस तरीके से यूज़ हो कि उसका हेल्थ भी मेंटेन रहे, उसकी डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे और वो सस्टेनेबली फ्यूचर के लिए भी बच कर रहे हमारे रिसोर्सेज, आज ओवर एक्सप्लोरेशन ना हो जाए उसकी। ठीक है, अब जो ये नेशनल पॉलिसी ऑन फिशरीज है ना, ये 7 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि वो 7 स्तंभों पे खड़ी हुई है। उसके अंदर सबसे फर्स्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ऐसी डेवलपमेंट हो कि हमारे आज भी हमारी ग्रोथ हो जाए, आज भी हमारी नीड पूरी हो जाए, फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए भी बच जाए। ठीक है, हमारा कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। ठीक है, कि हम जैसे मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया पाम जुमेरा का, दुबई में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, दुबई ने क्या किया, जैसे उसकी तेल की बहुत ज़्यादा मतलब उसके तेल की माइंस वगैरह ख़त्म होने लग गई, तो उन्होंने ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, जैसे उन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया जो पाम के पेड़ की शेप में है, जिसको हम पाम जुमेरा बोलते हैं, है ना। तो पाम जुमेरा में इतना ज़्यादा टूरिस्ट है कि आज उनके इनकम ऑयल से हटकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पानी का अपनी कोस्टल लाइन पर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया जिसके ऊपर टूरिज्म बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो ऐसे ही हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ठीक है, पार्टनरशिप, इंटरजनरेशनल इक्विटी। इसका मतलब है बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ही हम सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लें, हमारे बच्चों के लिए कुछ बचे ही ना। ठीक है, हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आ रही है उनके लिए कोई कोस्टल रिसोर्सेज बचे ही ना। तो ऐसा होना चाहिए कि हम रिसोर्सेज को बहुत वाइजली, बहुत बैलेंस मेंटेन करते हुए ही यूज़ करें। ठीक है, जेंडर जस्टिस। जेंडर जस्टिस का मतलब है बेटा कि जो हमारा मेल और फीमेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो और प्रिकॉशनरी अप्रोच। इसका मतलब है, देखो बेटा नेचुरल रिसोर्स है समुंदर, है ना, तो इसका मतलब है नेचुरल कैलेमिटी भी आ सकती है, सुनामी आ सकती है, साइक्लोन्स आ सकते हैं। और ये कब आते हैं, जनरली जब हम कोई इम्बैलेंस क्रिएट करें। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा कुछ ना करें कि हमारे अंडरग्राउंड प्रेशर इंक्रीज हो। ठीक है, लेट सपोज हम नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे थे समुद्र के अंदर से और हमने इतना ज़्यादा उसको इम्बैलेंस कर दिया कि वहाँ पे कोई प्रेशर जनरेट हो गया जिसकी वजह से साइक्लोन जनरेट हो गए। ठीक है, तो हमें इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। वो वही आता है बेटा प्रिकॉशनरी अप्रोच के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, अगर हम इंडिया के EEZ की बात करें तो जितना हमारे भारत का ये लैंड वाला एरिया है ना, उसका 2/3 एरिया ना हमारा कोस्टल लाइन का है। ठीक है, हमारा EEZ इतना बड़ा बन जाता है कि हमारा जो ये वाला ज्योग्राफिकल एरिया ना, इसका 2/3 हमारा ये EEZ वाला जोन भी है, क्योंकि हम 3 साइड से समुद्र से घिरे हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात मतलब इसके एरिया की बात करें, 1976 में जो सर्वे हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा EEZ है। ठीक है, और हम इसके प्रोडक्शन की बात करें ना, 2000 में ना ये देखा गया था कि हमारी जो एवरेज प्रोडक्शन हो रही है ना हमारे इकोनॉमिक जोन की वजह से, इट इज़ 3.934 मिलियन टन्स। ठीक है, ये MMT फॉर टन्स। ठीक है, मिलियन टन्स के लिए यूज़ किया हुआ है। तो इतनी हमारी प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, लेकिन इतनी हमारी पॉलिसीज़ वगैरह में इन्हेंसमेंट की वजह से और रिसोर्सेज और टेक्निक्स डेवलप होने की वजह से 2011 में ना बेटा इट इंक्रीज्ड टू 4.412 मिलियन स्क्वायर टन्स। ठीक है, तो मतलब आप मोटा मोटा देखो 3.9 मिलियन टन से 4.4 मिलियन टन्स हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी 11 साल में। और अभी तो हमारी पॉलिसीज़ और भी ऐसी बन रही है, हमारे अंदर टेक्निक, हमारी कंट्री में टेक्निक्स और भी ऐसी डेवलप हो रही है जिसकी वजह से एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज ही होगी इस जोन से।
ठीक है। अगर मैं डेप्थ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बात करूँ कि कितनी एवरेज प्रोडक्शन हो रही है पर ईयर, तो 100 मीटर तक ना 3.821 MMT, 100 से 200 मीटर डेप्थ की अगर हम बात करें इट इज़ 0.259 MMT, 200 से 500 मीटर 0.115 MMT, और अगर हम 500 से मीटर से ज़्यादा नीचे डेप्थ पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे प्रोडक्शन इज़ 0.217 MMT। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वाटर सरफेस की 100 मीटर तक की डेप्थ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि देखो हम फिशेस भी वहाँ से पकड़ रहे हैं। ठीक है। हम पानी से सॉल्ट भी बना रहे हैं बेटा, सॉल्ट प्रोडक्शन भी हो रही है, वो भी सरफेस के पानी से ही हो रही है। ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा टूरिज्म, ये स्पोर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, वो भी सरफेस पर ही हो रहे हैं। तो इस जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो 100 मीटर डेप्थ तक ही हो रही है। ठीक है। जो मेजर स्पीशीज मिलती है हमारे ईईजेड में, इट इंक्लूड्स ट्यूना, प्रॉन, क्रैब्स, लॉबस्टर, शार्क्स, कटल फिश, श्रिम्प्स, कैटफिश, पर्चेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। ये मेजर वो फिशेज है जो हमारे, अगर आपने सुना हो ना बेटा, ये प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर, ये सभी तो ना आपके थाई फूड के पार्ट हैं। समुद्री खाना जो आपका होता है, स्पेसिफिकली जो कैटेगरी होती है थाई फूड की, तो ये सारे समुद्र में ही मिल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम एवरेज मेरीन फिश कैच की बात करें बेटा, 2012 से 2015 में ना इट वाज 3.499 MMT। ठीक है। लेकिन ना लास्ट के एक साल 2015-16 में जो लास्ट सर्वे हुआ था, उस एक सिंगल ईयर में इट वाज फाउंड टू बी 3.583 MMT। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं हमारी पॉलिसीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ईईजेड के इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर, कि उससे हम ना मैक्सिमम बेनिफिट उठा पा रहे हैं। ठीक है। तो इट दिस वाज अबाउट EEZ. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. कीप वॉचिंग. थैंक यू.